हाँ, चलिए एम लक्ष्मीकांत है और यहाँ पर हम देखेंगे प्रस्तावना के बारे में। और हम क्लियर कर देते हैं, एक क्लास को मेंस के लिए डेडिकेटेड किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी कि जो प्रस्तावना है आखिर इसको संविधान में कैसे शामिल किया गया। तो इसका एक ही आंसर है कि मतलब नहीं बोला जाता है कि देख कर या फिर किसी के प्रेरणा से, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया, उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया जिनमें भारत भी शामिल है, ठीक है ना। तो सिंपली बोल सकते हैं कि अमेरिका के प्रेरणा स्रोत भारत ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अमेरिका के प्रेरणा स्रोत भारत ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अब देखिए, प्रस्तावना का परिभाषा बोला जा रहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना किसको कहते हैं? तो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। और इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है। तो प्रस्तावना का ये बुक परिभाषा यही दे रहा है, दो चीज। पहला तो बोल रहा है कि भूमिका को या फिर परिचय पत्र को क्या कहा जाता है ना, प्रस्तावना कहा जाता है, जिसमें क्या होता है तो संविधान का सार होता है। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो प्रस्तावना का मुख्य स्रोत क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको नेहरू जी बनाए थे, पेश किए थे और संविधान सभा ने उसको क्या किया था ना, स्वीकार किया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है या फिर इसे संशोधित किया गया है, जिसने इसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जिसने इसमें ये शब्द जोड़ा, ठीक है, अलग अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं प्रस्तावना के विषय वस्तु। तो प्रस्तावना में किस किस विषय पर बात हुई है? तो टोटली यहाँ पर पूरा प्रस्तावना के बारे में बोला जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब प्रस्तावना का तत्व क्या क्या है? तो देखिए, तत्व का मतलब शब्द नहीं होता है, तत्व का मतलब होता है कि प्रस्तावना क्या क्या बताता है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में मूल 4 तत्व हैं, मतलब मूल 4 चीज़ों को प्रस्तावना बताता है। पहला है कि संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है ना। संविधान के अधिकार का स्रोत के मतलब संविधान के पास अधिकार कहाँ से आया, संविधान के पास अधिकार कहाँ से आया, या संविधान के पास अधिकार कहाँ से आता है। तो पहला क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से अधिकार प्राप्त करता है या फिर शक्ति अधिगृहित करता है। प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो भारत के लोग हैं। तो प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा है कि भारत की प्रकृति, तो यह घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। यही भारत की प्रकृति है। तो भारत की कोई प्रकृति पूछ दे तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तो देखिएगा, यह घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक
एवं गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तीसरा जो तत्व है प्रस्तावना का वह क्या है, तो संविधान का उद्देश्य। तो संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता संविधान का क्या है ना, उद्देश्य है। तो क्या कहता है प्रस्तावना कहता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता संविधान का क्या है ना, उद्देश्य है। साथ ही साथ चौथा प्रस्तावना का तत्व क्या है, तो संविधान लागू होने की तिथि। तो 26 नवंबर 1939 को 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करता है। तो टोटली यहाँ पर एक प्रश्न पूरा होता है कि प्रस्तावना का तत्व। तो प्रस्तावना का 4 तत्व है। पहला का नाम है संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा है भारत की प्राकृतिक, तीसरा है संविधान का उद्देश्य और चौथा है लागू होने की तिथि। ठीक है। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो जनता। प्राकृतिक इसकी क्या है, तो 5 प्रकृति आपको बताना है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक। वहीं उद्देश्य के बारे में बात करें तो 4 उद्देश्य आपको बताना है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये 4 क्या है ना, उद्देश्य है। अब देखिए प्रस्तावना का मुख्य शब्द। अब शब्द के बारे में चलना है। प्रस्तावना का जो मुख्य शब्द है, ठीक है ना। तो देखिए सीधे हम बात करते हैं। पहला जो मुख्य शब्द है वह है संप्रभुता। तो संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। तो प्रस्तावना का जो आशय क्या है, प्रस्तावना नहीं, संप्रभुता का आशय है कि भारत न तो किसी देश पर निर्भर है, न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामले, जिसमें आंतरिक और बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो एक जो यहाँ पर शब्द लिया गया है संप्रभुता, इसका अर्थ बताया गया है इतना सारा। पहला अर्थ है कि अन्य देशों पर निर्भर नहीं है। दूसरा है कि अन्य देशों का डोमिनियन नहीं है। तीसरा क्या है कि इसके ऊपर कोई अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। ये अपने मामले का निस्तारण क्या करता है, स्वयं करता है। तो यहाँ से 4 पॉइंट बन सकता है। फिर से रिपीट करते हैं कि क्या है, अन्य देश पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना, और अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, अपने मामले का निस्तारण स्वतंत्र रूप से करता है। ठीक है, ये हो गया संप्रभुता का परिभाषा। देखिए एक बात किया जा रहा है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के बारे में। तो चूंकि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, मतलब अपना प्रमुख माना। फिर भी संविधान से अलग यह घोषणा किसी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावी नहीं करता है। तो सिंपली बोल सकते हैं कि राष्ट्रमंडल के सदस्य स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को अपना प्रमुख माना, लेकिन यह भारतीय संप्रभुता को प्रभावी नहीं करता है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करता। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देशों के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। मतलब एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत क्या क्या कर सकता है, तो किसी
विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। अब बात किया जाएगा समाजवादी के बारे में। तो देखिए, समाजवादी का अर्थ पहले नहीं बताया जा रहा है। पहले ये शब्द कहाँ से आ रहा है संविधान में, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन से, मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। मतलब जो समाजवादी लक्षण है, ठीक है ना, मौजूद थे। समाजवादी लक्षण मौजूद था। एक जगह समाजवादी लक्षण मौजूद था, ठीक है ना, समाजवादी लक्षण मौजूद था। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उससे पहले से भारतीय संविधान में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित था उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 के अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर इसके अनुसार क्या किया ना, कार्य किया, ठीक है ना। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या था, समाजवाद के लक्षण थे, समाजवादी लक्षण थे या समाजवाद का लक्षण था, ठीक है ना। इसको प्रस्तावना में उस लक्षण को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया समाजवाद, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि जो बात संविधान में अंतर्निहित था उसे स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर संविधान में यहाँ तक आप क्या जाने, यहाँ तक जाने कि संविधान में क्या है ना, ये समाजवाद है कि नहीं या फिर समाजवादी लक्षण है कि नहीं। प्रस्तावना से पहले अभी प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया है, लेकिन अभी तक इसका परिभाषा नहीं मिला कि समाजवाद क्या है। तो आगे देखिए, ध्यान देने माने बोला जा रहा है कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि समाजवादी समाजवाद जिसे राज आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। तो सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा कि भारत का जो समाजवाद है ना, यह कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, अभी तक भारत के जो भारत के समाजवाद को छोड़िए, अभी तक ये पुस्तक ये नहीं बताई कि समाजवाद किसको कहा जाता है। हाँ, ये बता दी कि भारत में समाजवाद है तो कैसा समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के अलावा एक और समाजवाद होता है जिसको क्या बोला जाता है, साम्यवादी समाजवाद बोला जाता है। और इसी साम्यवादी समाजवाद को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो राज आश्रित समाजवाद के नाम से जाना जाता है। साम्यवादी समाजवाद को ही क्या कहा जाता है, राज आश्रित समाजवाद कहा जाता है। और इस राज आश्रित समाजवाद में क्या होता है ना, तो उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है। उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। तो जो यह राज आश्रित समाजवाद है उसमें क्या होता है, तो उत्पादन एवं वितरण के सभी जो साधन होते हैं उसका राष्ट्रीयकरण होता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है, ठीक है। लेकिन भारत का क्या है समाजवाद, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, इसी को विशेषता बोलते हैं,
जैसे आपसे कोई पूछे कि राज आश्रित समाजवाद का विशेषता क्या है, तो क्या बोलेंगे? उत्पादन एवं वितरण के सभी साधन क्या होते हैं ना, उसका राष्ट्रीयकरण होता है, और जो निजी संपत्ति होता है उसका उन्मूलन होता है। विशेषता हो गई, दो गो विशेषता यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन जो भारतीय समाजवाद है, जिसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है, इसका एक और नाम है। क्या नाम है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। जो भारतीय समाजवाद है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मतलब भारतीय समाजवाद की एक गुण हो गई, एक विशेषता हो गई कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रखता है ना, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। एक और बात यहाँ पे बोला जा सकता है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद भी कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो हम गुण के रूप में भी इसको बोल सकते हैं। तो क्या बोला गया है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। तो इसको मतलब जो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद में क्या होता है ना, तो निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का एक वाद है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद को थोड़ा सा परिभाषा दिया है। कैसे? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ठीक है ना? तो देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि भारतीय समाजवाद या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद। तो वही बोला जा रहा है कि भारतीय समाजवाद का उद्देश्य बताया है, या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य बताया है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। ठीक है ना? और जो भारतीय समाजवाद है यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। मतलब एक तरफ मार्क्सवाद रखिए और एक तरफ गांधीवाद रखिए, और दोनों के अच्छे गुणों को मिलाइए। ठीक है ना? तो निकला है कौन? भारतीय समाजवाद, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। मतलब गांधीवादी समाजवाद से ज़्यादा गुण ले लिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मतलब समाजवाद पॉइंट खत्म होने आया। ठीक है ना? लेकिन समाजवाद का परिभाषा अभी तक नहीं दिया गया। समाजवाद का यहाँ पे परिभाषा नहीं दिया गया। ठीक है ना? तो ये परिभाषा आपको अलग से उठाना पड़ेगा। वैसे जब इतना आप समझ चुके होइएगा, याद कर चुके होइएगा, तो परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। थोड़ा लचीला बनाया है। ठीक है ना? एकदम ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है ना? लचीला थोड़ा बनाया है। अब देखिए, अब दूसरे शब्द के बारे में बात करें तो पंथ निरपेक्ष, ये सब शब्द है, यह प्रस्तावना के मूल तत्व तो नहीं है, प्रस्तावना के ये शब्द है। तो पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कहीं भी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं है, तो इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो बोला जा रहा है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था कि चूंकि पंथ निरपेक्ष राज शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक
28 तक, जिसे क्या बोला जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं। तो कहने का मतलब है, पहला तो बात ये दिमाग में रखना है कि ये शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। ये शब्द का उल्लेख यहाँ पर किया गया है ना, प्रस्तावना में किया गया है, लेकिन एक वाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है ना, 1964 में निर्णय दे रहा है कि भले ही ये शब्द मतलब संविधान में नहीं है, लेकिन जो संविधान निर्माता थे ना, इसी प्रकार के मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि या फिर इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शब्द जोड़ा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्लियर नहीं हुआ, मतलब परिभाषा निकल कर नहीं सामने आई कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। अवधारणाएं विद्यमान है, कंसेप्ट विद्यमान है, या पंथ निरपेक्षता के सभी आयाम विद्यमान है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है ना, तो पंथ निरपेक्ष के सभी जो अवधारणा है वह विद्यमान है। पंथ निरपेक्ष का अवधारणा क्या कहता है कि सभी धर्म क्या है ना, समान हो। पंथ निरपेक्ष की अवधारणा यही कहता है कि सभी धर्म क्या होना, समान हो, और उन सभी धर्मों के सरकार क्या करे ना, समान समर्थन प्राप्त, मतलब सरकार का समान समर्थन प्राप्त हो। तो एक तो बात हो गई कि सभी धर्म क्या है, समान है, और सभी धर्म को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, समान समर्थन प्राप्त है। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष के बारे में। और याद रखिएगा एक बात कि यहाँ पर पंथ निरपेक्ष का परिभाषा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से परिभाषा आप खींच सकते हैं, लेकिन हम जल्द ही इसको ख़त्म करने के बाद एनसीईआरटी को लाएंगे, जहाँ पर ये बात सब कही गई है अच्छा तरह से परिभाषा। अब देखिए लोकतांत्रिक शब्द के बारे में देखिए तो संविधान के प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। तो प्रस्तावना में भारत को एक कैसा राज्य व्यवस्था वाला देश के रूप में परिकल्पना किया गया है, तो यह किया गया लोकतांत्रिक। आगे देखिए बोला जा रहा है कि यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। ठीक है ना, तो सबसे पहले भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। इसका परिकल्पना कहाँ किया गया है, इस शब्द की चर्चा कहाँ पर किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित प्रभु सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है, प्रभु सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का मतलब हुआ, क्या हुआ कि सर्वोच्च शक्ति क्या है ना, जनता में है। तो बोल सकते हैं ना हम इसको कि प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का परिकल्पना किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि भारत के राज व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। इसी को एक और रूप में लिखा गया है कि यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप में करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार होते हैं, जिसका नाम क्या है, तो परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन,
और वापस बुलाना। तो ये क्या है ना, ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार है, जिसमें परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन उसके बाद प्रत्याशी को वापस बुलाना। अब देखिए, तथा जनमत संग्रह दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 शब्द तो यहीं पर आ गई, ई हो गया एक, थोड़ा सा 4 शब्द में देखिए यहाँ पर जो है ना प्रत्यावर्तन, इसी को बोला गया है प्रत्याशी को वापस बुलाना। और चौथा शब्द है जनमत संग्रह। तो जो 4 शब्द हैं उसमें पहला हो गया परिप्रेक्षा, दूसरा हो गया पहल और तीसरा हो गया वापस बुलाना, इसी को क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्तन। और चौथा हो गया जनमत। ठीक है, ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। अब यहाँ से आइए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। तो दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं। सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। सरकार चलाते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं, या फिर बोल सकते हैं सरकार चलाते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यह 2 प्रकार का होता है, एक संसदीय और एक राष्ट्रपति के अधीन। तो कहने का मतलब टोटल बात यह हो गया कि यहाँ पर टोटल बात बोला जाए कि दूसरी ओर जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें क्या होता है ना, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र को यह 2 प्रकार का होता है। पहला को बोला जाता है संसदीय और दूसरा को बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना। तो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, इसमें पहला को संसदीय और दूसरा को राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। उसके बाद चलिए आगे, राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति के अधीन बोला जाता है। अधीन भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का व्यवस्था है। मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र का तो है ही, लेकिन प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का व्यवस्था है। और इसमें कार्यकारिणी अपने सभी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है ना, जवाबदेह होती है। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो कार्यकारिणी होगा ना, वो अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेही होगी, नहीं तो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। अब देखिए, वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। तो ठीक है ना। तब देखिए, बोला जाए कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताइए, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर बहुत सारा विशेषता सामने निकल कर आ रहा है। जैसे पहला तो बोल सकते हैं कि यह संसदीय लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र बोलिए या फिर संसदीय लोकतंत्र बोलिए। ठीक है ना। और यदि प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र बोल रहे हैं, प्रतिनिधि तो और अच्छा है। इसके
बाद देखिए, इसके बाद जो ये प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, इसी का यह अर्थ बताया जा रहा है। इसके अलावा और इसका विशेषता के बारे में देखिए तो यह वयस्क मताधिकार ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। सामयिक चुनाव ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। कानून की सर्वोच्चता ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। भेदभाव का अभाव ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। तो यदि कहीं बन जाए भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताइए, तो एक यहाँ पर ऐसे माइंड मैप खींचिए, यहाँ पर लिखिए विशेषता। अब विशेषता में आप क्या लिखेंगे, ये सभी का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना, जितना का चर्चा हो रही है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात है ना कि अगर यही शब्द को बड़ा करना है तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार का आपको अर्थ बताना पड़ जाएगा। क्या इसका अर्थ होता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को क्या है ना, मत देने का अधिकार है। सामयिक चुनाव का मतलब क्या होता है? कानून की सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका का स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? भेदभाव। अब चलिए आगे बोला जा रहा है कि संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है। बृहद रूप में किया गया है। प्रस्तावना में जो ये लोकतांत्रिक जो शब्द है इसका इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र ये तीनों प्रकार हो गया। तो भारतीय लोकतंत्र की एक यह भी विशेषता हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में कितना रूप दिखाई देता है, तो 3 रूप दिखाई देता है। इसको आप विशेषता भी बोल सकते हो, इसको आप रूप भी बोल सकते हो। तो भारतीय लोकतंत्र का जो है ना, भारतीय लोकतंत्र में तीनों रूप दिखाई देता है, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। ये तीनों लोकतंत्र का रूप भी है, लोकतंत्र का भारतीय लोकतंत्र की विशेषता भी है। आगे बोला जा रहा है कि इस आयाम पर, मतलब इस रूप पर अंबेडकर साहब 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष रूप से या विशेष बल देते हुए कहा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में क्या बोला गया है, उन्होंने कहा है, मतलब अंबेडकर साहब कहे हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। मतलब यदि राजनीतिक लोकतंत्र को क्या करना है ना, अस्थायी बनाना है, तो समाज में सबसे पहले किस चीज़ को लाना पड़ेगा ना, तो सामाजिक लोकतंत्र को लाना पड़ेगा। तो वहीं बोला गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बनता जब तक कि उसके मूल में, मतलब समाज के मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ना, कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, स्वतंत्र, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, क्या अर्थ है कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को क्या देती है ना, मान्यता देती है। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को अलग से एक तरई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक तरई का रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग किया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब
क्या बोला जा रहा है कि जो तीन शब्द हैं, स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व, ठीक है ना, ये तीनों शब्द हैं ना, ये सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि सामाजिक लोकतंत्र का शब्द है। सामाजिक लोकतंत्र का शब्द है, मतलब किसी भी समाज में ये तीनों शब्दों को या तीनों चीज़ों की मान्यता मिलती है, मान्यता मिल जाती है, तो वह समाज क्या होता है ना, सामाजिक लोकतंत्र उस समाज में आ जाता है। तो सबसे पहले सामाजिक लोकतंत्र क्या बोला जाता है, तो वह समाज या वह जीवन शैली जिसमें इन तीनों को मान्यता मिलती है, तो उसी को सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। ये तीनों जो है ना, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, ये एक ही तरह के रूप में जुड़े हुए हैं। अलग अलग कहने का मतलब कि बोला जा रहा है कि सिद्धांतों को अलग से एक तरह के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये आपस में मिलकर एक तरह का रचना करते हैं। अर्थात बोल सकते हैं सिंपली कि यह तीनों आपस में मिलकर एक तरह की रचना करते हैं, जिसमें से यदि एक भी अलग हुआ ना, एक भी अलग हुआ तो लोकतंत्र का उद्देश्य पराजित हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अपने पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। तो ठीक है ना, कहने का मतलब सबसे पहले तो एक लाइन में बोलिए कि तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो यहाँ से स्टेटमेंट बन रहा है कि समानता के अभाव में समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक के ऊपर स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब समान नहीं रहे लेकिन स्वाधीन रहे, समान नहीं रहे लेकिन स्वाधीन रहे, तो कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। एक समाज है, उसमें सब कोई स्वतंत्र है लेकिन असमानता बहुत ज़्यादा है, असमानता बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि समाज में जो धनी लोग होते हैं ना, वो गरीबों को क्या कर लेंगे ना, अपने अधीन कर लेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि भले समाज में स्वाधीनता रहे लेकिन समानता के अभाव में कुछ का आधिपत्य, तो कुछ का आधिपत्य मतलब धनी लोगों का आधिपत्य अनेकों के ऊपर स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, समानता बिना स्वाधीनता के मतलब समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देती है। तो समानता बिना स्वाधीनता के, ऐसे बोला जा रहा है कि समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देती है। अब देखिए, समानता रहेगी लेकिन स्वाधीनता नहीं रहेगी, तो यही स्टेटमेंट है कि समानता बिना स्वाधीनता के, समानता रही स्वाधीनता नहीं रही तो क्या होगा, व्यक्ति के सभी पहल समाप्त हो जाएंगे। आप समान हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं हैं। अब देखिए, तो निष्कर्ष यही निकला ना कि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक को भी अलग करते हैं तो क्या होता है ना, दो अपने आप अलग हो जाएगा या फिर इसे लोकतंत्र की पराजय हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी संदर्भ में। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दिया कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है। समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य की सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जा सके। तो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है। कैसा सामाजिक व्यवस्था? समत्वपूर्ण,
जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जा सके। अब आगे हम बात करेंगे गणतंत्र के ऊपर। तो गणतंत्र में बोला जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के दो वर्गों में क्या किया जाना बांटा जा सकता है। अब लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था तो आप समझ ही रहे होंगे। पहला को बोला जाता है राजशाही और दूसरा को बोला जाता है गणतंत्र। तो मतलब लोकतांत्रिक जो अर्थव्यवस्था है ना, इसका दो रूप होता है, एक होता है राजशाही और एक होता है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं। जो राजशाही में राज्य के प्रमुख होते हैं ना, ये उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं, जैसे ब्रिटेन। वहीं गणतंत्र में राज्य के प्रमुख हमेशा चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, तो प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आते हैं, जैसे अमेरिका, ठीक है ना। तो राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं। वहीं बात करें किसमें, गणतंत्र में, तो राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। इसलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ है। अब बोला जा रहा है, इसलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसको रटने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। तो पहला तो बात ये हो गया कि राज्य का प्रमुख कैसे चुन कर आया। दो और बात क्या शामिल है, तो पहला कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। मतलब राजनीतिक संप्रभुता है ना, ये राजा के हाथ में न होकर लोगों के हाथ में होती है। और दूसरी बात क्या है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होता है। तो यहाँ पर एक तो हो गया कि राजनीतिक संप्रभुता राजा के हाथ में न होकर लोगों के हाथ में होता है, और दूसरा हो गया कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है। अब देखिए, बात करेंगे न्याय के बारे में। तो प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है। मतलब न्याय का 3 रूप है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये 3 रूप प्रस्तावना में न्याय का दिखाई देता है, ठीक है ना। और इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार एवं नीति निषेध सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। मतलब ये जो 3 न्याय की बात जो प्रस्तावना में की गई है, इन न्याय का सुरक्षा कौन करता है, तो एक मौलिक अधिकार भी करता है और एक नीति निर्देशक तत्व भी करता है। तो इसमें अब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के बारे में जानना है। तो सबसे पहले बात होगी सामाजिक न्याय का अर्थ। तो हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार, ठीक है ना। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए, यहाँ पर 4 शब्द का प्रयोग हो रहा है, जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति एवं अनुसूची जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की महिलाओं की स्थिति में सुधार।
तो ये 4 आधार पर बिना भेदभाव का व्यवहार करना हर व्यक्ति के साथ, ये हो गया हमारा सामाजिक न्याय। इसका मतलब और पूछा जाए विस्तारित रूप से तो समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और साथ ही साथ अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो या फिर महिला हो, इसके स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ करें तो क्या होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक कारण में क्या क्या आता है आपको मालूम है? जैसे देखिएगा, आगे बोला जा रहा है कि इसमें संपदा, आय, संपत्ति के असमानता को दूर करना भी शामिल है। तो आर्थिक कारण का मतलब, आर्थिक कारण में क्या आता है? संपदा, आय, संपत्ति, यही सब आर्थिक कारण होता है। पैसा की कमी जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है। तो आर्थिक कारण के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय और संपत्ति के असमानता को दूर करना भी शामिल है। और सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। तो प्रश्न पूछ सकता है अनुपाती न्याय क्या होता है? तो ऐसा न्याय जिसमें दोनों का रूप क्या होना, मिला जुला हो। ठीक है ना, दोनों न्याय मिला जुला हो। अब बात करेंगे राजनीतिक न्याय का अर्थ। तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश करने की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की अधिकार की बात हो। तो राजनीतिक न्याय में हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए ना, समान राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। जैसे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा सरकार तक पहुंचने के अधिकार की बात हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को 1914 के रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति से। अब स्वतंत्रता के बारे में बात किया जाएगा तो बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो इसमें 2 रूप आ रहा है। एक तो इसको सिंपली क्या एनसीईआरटी क्या शब्द का प्रयोग करता है ना, कि क्या करता है कि बाह्य रोक टोक की कमी, नहीं, बाह्य नियंत्रण की कमी बोलता है एनसीईआरटी, बाह्य नियंत्रण की कमी। तो खैर यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की कमी कहिए या फिर अनुपस्थिति कहिए, और साथ ही साथ व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है ना, स्वतंत्रता की स्थिति कहलाती है। प्रस्तावना है यह हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करता है। तो किसके जरिए? मौलिक अधिकार के जरिए ये जो स्वतंत्रता है इसका क्या करता है ना, इस प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करता है। ठीक है ना, सुरक्षित करता है। उसके बाद देखिए, इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। यह बात कहाँ कहा गया है? प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। ठीक है ना, ये बात एनसीईआरटी भी बोलेगी। अब देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है।
संक्षिप्त में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है, मतलब सशर्त है, सशर्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जाएगा, एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो वहाँ पे बोला जाएगा कि स्वतंत्रता पर कुछ उचित अवरोध लगा होना चाहिए। उसी को यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है, यह 1789 से 1799 में होने वाली फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब बात होगी समता के बारे में, समता के बारे में, ठीक है ना। तो समता का अर्थ होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति तथा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। चूँकि यहाँ पे जो बोला गया है ना, वह समता नहीं समानता का अर्थ होता है, ठीक है ना। समता का अर्थ क्या होता है ये स्पष्ट नहीं कर पाया यहाँ पर, ठीक है ना। तो खैर हम इसी को कवर करेंगे। तो देखिएगा क्या बोला गया कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो। तो एक विशेषाधिकार की कमी और दूसरा भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, समान अवसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्राप्त करती है। दो गो चीज, समानता नहीं समता प्राप्त करती है। तो भारतीय जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना ये हर नागरिक को किस चीज़ की, स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं, ठीक है ना। अब समता का कई गो रूप होता है, 3 गो, एक नागरिक, एक राजनीतिक, एक आर्थिक। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक। मौलिक अधिकार पर निम्नलिखित प्रावधान, मतलब जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकारों में ये नागरिक समानता को सुनिश्चित करने वाला जो प्रावधान है कौन कौन है नागरिक समानता को। तो देखिएगा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर मूल वंश निषेध, जन्म के स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध जो 15 में है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। उसके बाद 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधि का अंत। तो यह है ना, यह नागरिक समानता है। तो पहला विधि के समक्ष समानता, तो 14, 15, 16, 17, 18 ये जो है ना, इसको नागरिक समानता बोला जाता है। संविधान में 2 उपदेश है जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं, मतलब जो राजनीतिक समानता समता सुनिश्चित करते हैं, राजनीतिक समता सुनिश्चित करते हैं। इसमें प्रथम क्या है, प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जाएगा या फिर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। किस आधार पर, तो धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई है 325 में, 325 में। और दूसरा क्या है कि लोकतंत्र एवं विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान ये क्या है ना, 326 में है। तो ये राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है। 2 गो चीज़ है, पहला क्या कि मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा या मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और दूसरा वयस्क मतदान का प्रावधान है, वयस्क मतदान का प्रावधान है। अब देखिए
राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नीति निदेशक जो सिद्धांत है उसमें यदि अनुच्छेद 39 को देखा जाए तो महिला पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन एवं समान कार्य के लिए समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करना, जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन एवं समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करना, ये क्या है ना, ये है क्या चीज, तो यह आर्थिक समानता है, आर्थिक समानता। अब बात होगी आगे बंधुत्व के बारे में। तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ है कि भाईचारे की भावना। सिंपली बंधुत्व का अर्थ पूछे कोई तो भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो देखिएगा कहीं पर प्रश्न बन जाए कि एकल नागरिकता भारत में क्यों अपनाई गई है, ताकि बंधुत्व को बढ़ावा मिल सके, बंधुत्व को बढ़ावा मिल सके। तो यहीं पर बोला जा रहा है कि संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य का जो 51 क है, इसमें भी कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। तो क्या बोला है? कर्तव्य के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक हो, भाषाई हो, क्षेत्रीय हो या वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बात को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। तो जो बंधुत्व है उसमें 2 बात सुनिश्चित करना होगा, ठीक है ना। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सबको मालूम होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य जिनका नाम है के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक के तंत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होना पवित्र है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। तो वही बोला जा रहा है कि व्यक्ति का गौरव का अर्थ क्या हुआ। तो गौरव का अर्थ यह नहीं हुआ कि केवल वास्तविक रूप से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित हो, बल्कि क्या न होना कि व्यक्ति को व्यक्तित्व पवित्रता, मतलब हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होना वो पवित्र हो। यही है किस चीज़ का ना, गौरव का अर्थ। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के कुछ प्रावधान बल देते हैं। नीति निदेशक तत्व के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वो महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे, और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे ना, रक्षा करे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग करे और भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। अब देखिए, देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। मतलब देश की जो एकता और अखंडता जो शब्द है इसमें राष्ट्रीय अखंडता का जो 2 आयाम होता है वो शामिल है, जिसमें से एक आयाम है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है सीमाई आयाम। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि
राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है ना, कोई अधिकार नहीं है और इसे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का अभिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता, किस चीज़ को, राष्ट्रीय अखंडता के लिए नहीं, के लिए राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं भाषावाद आदि जैसे बाधाओं पर पार पाना है। अब देखिए प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व तो बोला जा रहा है कि प्रस्तावना में उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना में किस चीज़ का उल्लेख है ना, मौलिक मूल्य का उल्लेख है, मौलिक मूल्य का उल्लेख है। तो कौन कौन मौलिक मूल्य, तो दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक। तो प्रस्तावना में उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे प्रस्तावना के आधार है। क्या है ना, हमारे प्रस्तावना के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच क्या है ना उल्लेखित है, महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाले के सपनों और अभिलाषाओं का परीक्षण करती है। तो पहला क्या है, पहला तो ये हो गया कि मौलिक मूल्य है, ठीक है ना, जिस पे हमारा संविधान का आधार है। दूसरा क्या है कि महान लोगों का सोच है, आदर्श सोच है, ठीक है ना, जिसके सोच उल्लेखित करता है। इसके अलावा मतलब देखिए इसमें संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच उल्लेखित है और इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं को क्या करती है ना, परीक्षण करती है और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष, जिसका नाम क्या था, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान का प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है ना, विचार है, सपनों का विचार है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य किया मुंशी के अनुसार प्रस्तावना है हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है। तो ये सब महत्व ही बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा महत्व है प्रस्तावना का, कि इन लोगों ने ये बात प्रस्तावना के बारे में कहा है। संविधान सभा के एक अन्य जो सदस्य है जिनका नाम क्या है, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, इन्होंने संविधान के प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान की आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो कहने का मतलब यदि आ जाए प्रस्तावना का महत्व लिखने के लिए, तो ये सब जो लोग कहा है इसी को आप यदि लिख देते हैं तो आप अपने से का लिखे, कुछ नहीं लिखे तो इसमें से हो सके तो एक ही को डालिएगा और सभी ऊपर से पकड़िए या फिर दूसरे स्रोत से उठाइए। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि सुप्रसिद्ध जो अंग्रेज रासायनिक शास्त्र के जानकार थे जिनका नाम था अर्नेस्ट बारकर, यह संविधान के प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर उनका सम्मान देते हैं, राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर उनका सम्मान देते हैं, अपना सम्मान काहे के लिए देंगे। अब देखिए वह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है प्रस्तावना का। भारत के
पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह, यह मानते थे कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज़्यादा है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीके को दर्शाया गया है और इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, जिससे एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। अब देखिए, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ठीक है ना, एक भाग के रूप में प्रस्तावना। तो बोला जा रहा है कि प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहा है, मतलब एक झगड़ा रहा है कि क्या यह संविधान का भाग है कि नहीं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे में चलना है। बेड़ूबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित समान प्रयोजन को दर्शाता है। समान प्रयोजनों को दर्शाता है, प्रयोजन का मतलब कार्य होता है, समान कार्यों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो क्या बोला गया, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं और इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मतलब बहुत बड़ा बात कहा गया प्रस्तावना के बारे में, लेकिन अंत में प्रस्तावना को बोल दिया गया कि संविधान की भाग नहीं है। अब बड़ा बात में कुछ बात आपको समझ में आई होगी, कुछ बात नहीं आई होगी, तो इसके पीछे राइटर दोषी है। क्योंकि देखिए, यहाँ तक तो सबके मन में समझ में आ गई होगी कि इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, अनुच्छेद में प्रयोग की गई जो व्यवस्थाओं हैं, तो मतलब शब्द कहना चाहिए उसको, ठीक है ना, कि अनुच्छेद में प्रयोग की गई जो शब्द है, उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अनेक अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो यहीं पर बोला गया है कि व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो हम इसको क्या बना दिए कि इन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं और इन शब्द के उद्देश्य को, मतलब अर्थ को, इन शब्द के अर्थ को प्रस्तावना में शामिल किया गया है और प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्या है ना, संविधान का भाग नहीं है। घटना है 60 का। दूसरा, केशवानंद भारती मामले। सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहे हैं, अपने पूर्व की व्याख्या को बदल देता है और स्वीकार कर देता है और नया व्यवस्था क्या देता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब भाग ही नहीं, अति महत्वपूर्ण भाग है और संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण भाग है ना कि इसमें जो महान विचार लिखा गया है उसको ध्यान में रख कर ही संविधान का अध्ययन करना चाहिए। एक और है 95 में LIC ऑफ इंडिया मामले। 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब देखिए, संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके हैं। तो क्या बोला गया कि संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। मतलब पहले संविधान लिख दिया गया, उसके बाद प्रस्तावना लिखा गया है।
प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। मतलब क्या कारण था? शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जा रहा था तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद की प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से समानता रखता है। तो मतलब उस समय भी कहा गया समानता रखता है। दो तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उनकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो प्रस्तावना क्या है ना, विधायिका के शक्ति का ना स्रोत है ना उन पर प्रतिबंध लगाता है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब प्रस्तावना में संशोधन की संभावनाएं, तो देखिए क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले में उठा। कब उठा? केशवानंद भारती मामले में उठा। ठीक है ना। बोला जा रहा है यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है ना। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व एवं मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेड़ूवाड़ी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से ये गलत लिखा गया है, ये बेड़ूवाड़ी नहीं होगा, ये केशवानंद भारती 1973 होगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बोला जा रहा है यहाँ पर कि दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में वर्णित मूल तत्वों पर आधारित है और यदि इसमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो संरचना कायम नहीं रहेगी और यह संविधान नहीं होगा या यह अपना पहचान को बनाए नहीं रख पाएगा। एक संशोधन शक्ति की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती, मतलब एक संशोधन शक्ति की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि संसद को राज्य व्यवस्था की इन मूलभूत और बुनियादी विशेषताओं में से किसी को भी दूर करने की शक्ति प्रदान की जा सके। ठीक है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसके जरिए इनमें नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। ठीक है। और लगभग चैप्टर तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि यहाँ से कुछ फैक्ट आएगी जो क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो आपको अलग से क्लियर करना पड़ेगा।